हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। और आज की क्लास जो हमारी होने वाली है ये होगी बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर, जो कि जैव अणु चैप्टर है, केमिस्ट्री में है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जैव अणु को नहीं पढ़ा है, तो उनके पास पूरा मौका है जैव अणु में पूरे 7 नंबर लाने का। तो आपको बता दें, ये हमारी जो वीडियो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसके 2 पार्ट अभी और आएंगे, जो कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बातें बताने वाला हूं। तो जो थ्योरी वाला जो जैव अणु का पोर्शन है उसको मैं कवर कराऊंगा, रिएक्शन वाला जो पोर्शन है आपके सर आप लोगों को करा देंगे। और मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि ये कितना इंपोर्टेंट है। प्लस जो मैं दिखाऊंगा बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसको भी मैं आप लोगों के सामने लैब दिखाऊंगा, क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, सारी चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो अच्छे तरीके से देखना। और केमिस्ट्री वाले जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों में आप लोगों को ये शेयर करनी होगी और सभी से बोलना होगा कि 7 नंबर भाई फ्री के मिल रहे हैं, जल्दी से ले लो। अगर कोई भी समस्या अगर आपको फिर भी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी ले आऊंगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आप लोगों को बता दें, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और उसके साथ साथ में आप वीडियो को अपने 4 दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं प्रश्न की तरफ। जैव अणु, तो हमारे पास ये है जैव अणु को हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। जैव का मतलब होता है बायो, बायो का मतलब होता है सजीव प्राणी, ठीक है, सजीव से होता है। और मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु। तो जितने भी सजीव प्राणी हैं इस पूरी पृथ्वी पर, उन सभी प्राणियों का जो निर्माण होता है, ठीक है, कोशिका से होता है। और कोशिका का निर्माण जिन अणुओं से होता है उन अणुओं को जैव अणु कहा जाता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, ठीक है ना, जिसमें कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ दोनों के दोनों हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। कैसा है आइए हम देखते हैं। वे कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ जो जीव द्रव के संगठन, जीव द्रव जो होता है कोशिका के अंदर पाया जाता है, वह कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, जैव अणु बोल देंगे, बायोमोलिक्यूल्स बोल देंगे, ठीक है। आपके सामने कुछ यहां पर आपका दे रखा है जैव अणुओं का वर्गीकरण। तो आपको बता दें ये आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये तुमको इंफॉर्मेशन देके जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। आने के चांस देखो कौन सा आने के चांस ज्यादा है, सारी चीज दिखाऊंगा, लेकिन आपका जो बेसिक है वो क्लियर पहले होना जरूरी है, ठीक है। तो जैव अणुओं का वर्गीकरण मतलब जो कोशिका बनी होती है, शरीर बना होता है, शरीर के अंदर क्या चीज ज्यादा मात्रा में, क्या चीज कम मात्रा में, ये सब चीजें आपको पता चलेंगी। प्रमुख तत्व 95% है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो आपको हम बता दें कि हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में 95% मात्रा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। जो चीज सबसे ज्यादा होगी उसी को हम बोलेंगे प्रमुख तत्व, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट वगैरह हो गए, है ना, एमिनो एसिड्स वगैरह हो गए, इन सभी चीजों को बनाने में CHO और नाइट्रोजन का हेल्प होती है, मतलब काम आते हैं। अगले नंबर का है लघु तत्व, ये 4.25% है, जिसमें कैल्शियम, आपको पता होगा हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है। फास्फोरस, ये हमारे दांतों से संबंधित, हमारी हड्डियों से संबंधित है। मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन, आयरन, पता होगा कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है, गला जो होता है ये फूल जाता है आयोडीन की कमी से। Fe का मतलब होता है आयरन, आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है। और आप लोग जानते होंगे कि जो गर्ल्स स्कूल है वहां पर आयरन की टैबलेट भी दी जाती है, क्योंकि MC चक्र आने की वजह से लड़कियों में खून की कमी रहती है, इसलिए बॉयज कॉलेज में आयरन की गोली नहीं बांटी जाती। क्यों नहीं बांटी जाती आपको पता होगा, ठीक है। सूक्ष्म मात्रिक तत्व, ठीक है, ये 0.75% होगा। मैग्नीज, जिंक, कॉपर, ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए मैंने सूक्ष्म मात्रिक तत्व बोला है। तो आई थिंक आप लोगों को यह भी क्लियर हो चुका होगा, जो कि आपको पता होना जरूरी है। अब आपके सामने कुछ
इंपोर्टेंट पार्ट आ चुका है। देखिएगा यहां पर यौगिक हमारे दो प्रकार के, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक, ठीक है। जिसमें पहला है जल, 70 से लेकर 90%, मतलब हमारी बॉडी के लिए जल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारे कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव जो होता है उसके अंदर अच्छी मात्रा में जल पाया जाता है, और जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब जल, मतलब कि कोशिका के अंदर जो जल होता है उसमें सब होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आवश्यक पदार्थों को पहुंचाना भी होता है, तो ब्लड में के अंदर भी जल होता है जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। खनिज लवण एवं गैसें, आपको पता होगा खनिज लवण कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, ये मैंने अभी बताया था, ये हमारे बॉडी के अंदर होती हैं। गैसें जैसे वायुमंडल से हम ऑक्सीजन लेते हैं तो अंदर ही तो गई वो, और CO2 को हम बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और कुछ नाइट्रोजन में भी पाई जाती है, ठीक है। बात करें कार्बनिक यौगिक की, तो हमारे पेपर में सबसे ज्यादा ये वाले पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 1 से लेकर 3% होता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, प्रोटीन 12 से लेकर 14% होगा, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, हार्मोन्स, लिपिड्स ये 1% के लगभग पाए जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके का है। आपको बता दें अब हमारा चलेगा सबसे इंपोर्टेंट पार्ट, और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये जैव अणु जो है बायोलॉजी में ये फर्स्ट ईयर में है, और केमिस्ट्री में ये 12th में है, ठीक है, इंटर में है ये। अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये पूरा का पूरा 5 नंबर आप लोगों को दिला के जा सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं 5 नंबर लेना तो कार्बोहाइड्रेट को अच्छे तरीके से समझिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वाला जो पोर्शन है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से पूछा जरूर जाता है। आइए चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्वों से होता है। तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों तत्वों से कार्बोहाइड्रेट मिलकर बना होगा। इनमें सामान्यतः हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात H2O के समान 2:1 होता है, इसलिए इसे कार्बन के हाइड्रेट्स कहा जाता है। तो पेपर में तुमसे पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट को कार्बन के हाइड्रेट भी बोलते हैं, तो बोलेंगे जी हाँ बोलते हैं, क्योंकि इसमें H2O के समान होता है 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, ठीक है। इनका सामान्य सूत्र CN ब्रैकेट में H2ON होता है। आपको बता दें ये फॉर्मूला होता है, लेकिन कुछ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी होते हैं जो इस फॉर्मूले पर फिक्स नहीं बैठते, मोस्टली बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो फिट नहीं बैठ पाते। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि डीऑक्सीराइबोस रख रहा, वो इस पर फिट नहीं बैठती, लेकिन जो ग्लूकोज जो होती है वो एकदम फिट बैठ जाती है, ठीक है। चलो दोनों बता दिया मैंने। अब देखो आधुनिक परिभाषा, आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा पेपर में आएगी, पुरानी वाली नहीं आएगी। अब वे पदार्थ जो जल अपघटन पर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का है, एवं हाइड्रोक्सी कीटोन, ये वाला हाइड्रोक्सी कीटोन वाला पार्ट है, देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो मेरे पास मान लो ये पदार्थ है, ये मान लो कोई पदार्थ है, लेकिन जब मैंने इसका जल अपघटन किया तो मुझे हाइड्रोक्सी कीटोन या हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अगर मुझे मिल जाता है तो मैं कहूंगा कि ये पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होगा। क्लियर है आप लोगों का? चलो आगे बढ़ते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत का मतलब होता है जिस चीज से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा उस चीज को हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। पहला गेहूं, तो जितना मतलब कि हम डेली क्या खाते हैं, रोटियां खाते हैं ना, खाने में रोटी हम डेली खाते हैं, तो गेहूं से आटा बनता है, आटे की बनेगी, तो जो हम रोटियां खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। चावल, मुख्यतः आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो चावल को खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होता है, ये भी शरीर को ऊर्जा देता है। केला, आपको पता होगा कि केला जो में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एक मिनट, किसी का फोन आ रहा है, आगे बढ़ता हूं मैं। आलू, अगले नंबर का हमारा है आलू। तो आलू जानते हो आप लोग, जो आलू होगा फलों मतलब सब्जियों का राजा है। आलू, बैगन, आलू, टमाटर, आलू दम आलू, पता नहीं कौन कौन से आलू, बहुत प्रकार के आपको पता होगा। क्यों बार बार
कॉल कर रहे हैं ये, किसी बच्चे का फोन था, अगर मैं वो उठा लूंगा तो वीडियो कट जाएगी, कोई फायदा नहीं रहेगा, बाद में बात कर लेंगे उससे। आलू हो गया, जो फल हो गए, तो आपको बताना है विभिन्न प्रकार के जो फल होते हैं, जो मीठे फल होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे कि गन्ना वगैरह हो गया, कार्बोहाइड्रेट है, आम वगैरह हो गया, या और भी विभिन्न प्रकार की जितनी भी प्राकृतिक चीज जो मीठी हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। शकरकंद जो होती है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो शहद जो होता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से देखना कि जो भी चीज हम मुख्यतः डेली खाते हैं, और मुख्यतः जो मीठी चीजें होती हैं जो पौधों से हमें मिल जाती हैं, वो आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट से ही बनती हैं। ठीक है, शहद जो है, लेकिन ये भी शहद जो होता है, फूलों का जो रस होता है ना, मधुमक्खियां उसे पीती हैं, उसकी फिर लार से बनता है, पता ही होगा आपको। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। देखिएगा, भौतिक गुणों के आधार पर है पहले शर्कराएं और अशर्कराएं। पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब किसी शब्द के आगे आ लगा दिया जाता है तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट। ठीक है, तो जैसे मैंने शर्करा में जो बातें बताऊंगा उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी अशर्करा में। जैसे शर्कराएं क्रिस्टलीय होती हैं, आपने चीनी तो देखी होगी ना, चीनी के दाने से होते हैं, मतलब ये क्रिस्टलीय है। कैसी है ये? क्रिस्टलीय, इसके क्रिस्टल होते हैं। मीठे, आप लोगों को शायद पता होगा कि चीनी, सुबह सुबह उठते हैं भाई साहब, चाय मांगते हैं, कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा सा दिन और निकलता है, नाश्ता करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा दोपहर में जाते हैं तो दोपहर में भी हम मतलब रोटी वाला चावल वाला कुछ ना कुछ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और उसके साथ साथ में कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाई हमने, कोल्ड ड्रिंक, कार्बोहाइड्रेट। मतलब कुछ ना कुछ डेली हम बहुत सारी मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, और जल में घुलनशील, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर लोग बोल देते हैं गर्मी का मौसम हो कि भाई आपको मतलब कि ये बोल देते हैं ना कि ग्लूकोन डी ले लेना, पानी में घोलो, ग्लूकोन डी घुल जाती है, आराम से पी जाओ, आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। तो आपको बताना ये जल में घुलनशील होंगे। ठीक है, अशर्कराएं अक्रिस्टलीय होंगी, मतलब ये इनमें कोई क्रिस्टल नहीं होते। स्वादहीन, इनमें कोई स्वाद नहीं होता। जो आपकी कॉफी है ना वो सेलुलोज की बनी हुई है, उसे थोड़ा चाट के देखिए, क्या स्वाद है उसमें? नहीं। आपको बता दें क्योंकि वो क्या है? स्वादहीन होती है। ठीक है, अशर्करा है। जल में अविलेय, तो जो लकड़ी होती है ना उसमें सेलुलोज होता है, कागज में सेलुलोज होता है, इसको पानी में घोल के देखो, घुलती ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? ये हमारे अशर्कराएं होती हैं। तो जो जल में घुल जाए वो शर्करा, जो ना घुले वो अशर्करा। जिसमें क्रिस्टल होंगे वो शर्करा, जिसमें नहीं होंगे वो अशर्करा। जो सादा मीठी होगी वो शर्करा, जो स्वादहीन होगी वो अशर्करा। बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल देख लो, देखो ये है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोन डी नाम सुना होगा। ये है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज फलों के अंदर मिलता है, कॉमन सेंस लगाना। सुक्रोज, सुक्रोज को बोलते हैं टेबल शुगर, और इसी को हम बोलते हैं चीनी। ठीक है, ये है हमारे पास मंड, मंड को स्टार्च बोलते हैं। और पेड़ पौधे जो होते हैं अपने भोजन को जो स्टोर करके रखते हैं वो स्टार्च के रूप में करते हैं। जैसे गेहूं का दाना हो गया, चावल का दाना हो गया, आलू हो गया, ठीक है ना, ये जो होती हैं ये स्टार्च होता है। इसको तुम चाट के देखोगे तो मीठा थोड़ी लगता है, स्वादहीन होते हैं ये। सेलुलोस, तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं, नहीं, पौधा जो होता है, पौधे की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और ग्लाइकोजन, तो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मतलब सभी जंतुओं में भोजन जो स्टोर होगा वो ग्लाइकोजन के रूप में किया जाएगा, जो कि एक विशेष प्रकार की अशर्करा है। आई थिंक आप लोगों को शर्कराएं और अशर्कराएं दोनों क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, कोई भी समस्या आती है आप हमें बताइए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अपने जितने भी केमिस्ट्री वाले दोस्त हैं, जितने बायोलॉजी वाले दोस्त हैं, उन सभी दोस्तों को इसे जरूर शेयर करना, जिससे कि हमारी इस वीडियो को देखकर उस बच्चे का भला हो सके। ठीक है, चलो, रासायनिक गुणों के आधार पर हमारे पास जो शर्कराएं हैं मुख्यतः मैंने 3 भागों में बांट रखा है। पहला है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड में 3 से लेकर 9 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड होंगी। और पॉलीसैकेराइड, इसमें 10 से अधिक मोनोसैकेराइड पाई जाएंगी। तो आपने देखा कि जो शर्कराएं होती हैं मुख्यतः 3 प्रकार के, कार्बोहाइड्रेट जो है 3 प्रकार के हैं। पहला मोनोसैकेराइड,
मोनो का मतलब एक होता है, ठीक है। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, जब 2 से लेकर 10, 5 और 5 10 मोनोसैकेराइड आपस में मिल जाएंगी तो निर्माण हो जाएगा ओलिगोसैकेराइड का। जब 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड आपस में मिल जाती हैं तो निर्माण हो जाएगा पॉलीसैकेराइड का। बात समझ नहीं, पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारे, ठीक है आपको। आइए सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं ये मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड आपके पेपर में 2 से 3 नंबर का अलग से पूछा जा सकता है। वैसे कार्बोहाइड्रेट पूरा 5 नंबर में आएगा, लेकिन ये जब अलग से पूछ लिया जाए तो आपको 2 से 3 नंबर आराम से दिला सकता है। ये सबसे छोटे एवं सरलतम कार्बोहाइड्रेट हैं। तो आपको बता दें जितने भी तुम कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हो उनमें सबसे सरल सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट कौन से होंगे, तो आप बताओगे मोनोसैकेराइड, ठीक है। मोनो का मतलब होता है एक, मतलब एक है तो ये सबसे छोटा ही होगा ना। ये कार्बोहाइड्रेट की संरचनात्मक इकाई है। तो आपको बता दें जो कार्बोहाइड्रेट और बनते हैं उन सभी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण मोनोसैकेराइड से ही होता है। इन्हें और अधिक सरलतम रूप में अपघटित नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी ये इतने छोटे होते हैं, इतने सरल होते हैं कि इन्हें और अधिक सरल अणु में हम नहीं ब्रेक कर सकते, ठीक है। ये स्वाद में मीठे और जल में घुलनशील होते हैं। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्वाद की बात करें तो ग्लूकोज वगैरह जो होता है वो मीठी होती है ना, चीनी वगैरह मीठी होती है। इसका मतलब नहीं, हाँ ग्लूकोज जो फ्रक्टोज होती है ये मीठी होती हैं, तो ये स्वाद में मीठे हैं, जल में हम घोलेंगे तो हमारे पास ग्लूकोन डी है वो आराम से घुल जाएगी। इसका मतलब ये जल में घुलनशील होते हैं। एकदम क्लियर होगा। आगे और बढ़ते हैं। आपके सामने यहां पर मोनोसैकेराइड का एक छोटा सा चार्ट है और इस चार्ट से हर साल पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो मोनोसैकेराइड जो है इसका जो फॉर्मूला CH2O ब्रैकेट में है, ये N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन परमाणु। मोनोसैकेराइड मुख्यतः जो होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं, संख्या में 20 होते हैं। इनके हमने 3 पार्ट को हम डिटेल में हम जानने वाले हैं जो पेपर में आते हैं। पहला है ट्राइओसिस। तो ट्राई का मतलब होता है 3, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 होगी। पेंटोसेस, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 होगी। हेक्सोसेस, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 6 होगी, ठीक है। तो ट्राइओसिस जो होगा इसका एग्जाम्पल है बेस्ट ग्लिसरैल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला है C3H6O3। तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, तो ये हमारा बन जाएगा ट्राइओसिस, और ये सबसे छोटे मोनोसैकेराइड होते हैं। तो ग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो क्या है, सबसे छोटा मोनोसैकेराइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है पेंटोसेस। इसके मेरे पास 2 एग्जाम्पल हैं, डीऑक्सीराइबोस और दूसरा है राइबोस। ये हमारे आपको पता होगा जो डीएनए होते हैं, जो आरएनए होते हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। तो ध्यान से देखना, हमारे पास ये है C5H10O5। तो C5H10O5 ये राइबोस शर्करा का है और राइबोस शर्करा आरएनए के अंदर पाई जाती है। जबकि आपको कुछ नहीं करना है, ये याद रखना है, बस यहां पर ऑक्सीजन 5 है, यहां पर ऑक्सीजन आपको 4 कर देना है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो होती है इसका फॉर्मूला C5H10O4 है। मतलब एक ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो कम हो चुका है और डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में पाई जाएगी, राइबोस शर्करा आरएनए के अंदर पाई जाएगी। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नहीं है, वीडियो को एक बार और देख लेना, 1.5 की स्पीड पे देख लेना एक बार, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर आप फॉर्मूला देख रहे होंगे C6H12O6। यहां पर जो ये फॉर्मूला है ये आपको पता होगा हेक्सोसेस के है, हेक्सोसेस का है। आपको बता दें चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे ग्लैक्टोज, इन तीनों का फॉर्मूला यही होता है C6H12O6, ठीक है। और ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, अंगूर की शर्करा। पेपर में बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है कि अंगूर की शर्करा किसे कहते हैं, तो बोलेंगे अंगूर की शर्करा ग्लूकोज को बोलते हैं। दूसरा है सबसे मीठी शर्करा किसे कहते हैं, सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये ग्लैक्टोज है ना, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज जब आपस में मिल जाएंगे तो बनेगा लैक्टोज, जो कि दूध की शर्करा बनेगी। वो मैं डाइसैकेराइड में आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगा। चलो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये पेपर में जरूर आएगा। अगले नंबर का आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां आपको मैं पढ़ाऊंगा ओलिगोसैकेराइड। ऐसी शर्कराएं जो जल अपघटन के बाद 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणुओं का निर्माण करती हैं
ओलिगोसैकेराइड कहलाती हैं। ये भी स्वाद में मीठी होंगी और जल में घुलनशील होंगी। तो आपको बता दें, मेरे पास कोई शर्करा है, मैंने जब उसका जल अपघटन किया तो मुझे 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड अणु जब प्राप्त होते हैं तो मैं कह दूंगा कि ये एक ओलिगोसैकेराइड होगा। ठीक है ना। और ओलिगोसैकेराइड भी स्वाद में कैसी होगी, मीठी होगी, जल में कैसी होगी, ये भी घुलनशील होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ता हूं मैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये वाला, डाइसैकेराइड। सुनिएगा, सैकेराइड शब्द आपको जहां भी दिखाई दे जाए तो तुम समझ जाना कि वो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है। दूसरे नंबर का ये मैंने बोला डाइसैकेराइड, डाई का मतलब होता है दो। जब दो मोनोसैकेराइड अणु आपस में मिलेंगे तो बनेगा डाइसैकेराइड, या जब डाइसैकेराइड को जब मैं ब्रेक करूंगा तो 2 बनेंगे मोनोसैकेराइड। एक ही बात है, आप कैसे भी बोल सकते हो। वे शर्कराएं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के 2 अणु बनाती हैं उसे डाइसैकेराइड कहलाती है। तो आपने देखा, जल अपघटन में जैसे करूंगा मुझे 2 अणु मिलेंगे मोनोसैकेराइड को, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, डाइसैकेराइड। जैसे लैक्टोज को बोलते हैं दूध की शर्करा। जो हम सब लोग दूध पीते हैं ना, उस दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखें, C12H22 या O11, ठीक है, प्लस H2O। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड, और इसका नाम है सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब ये एक चीनी है। क्या है ये, चीनी। ठीक है, जब मैंने ग्लाइकोसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया, मतलब कि मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब जब मैंने इसको ब्रेक किया तो मुझे क्या मिली, मुझे यहां पर ये 2 चीज मिली। 2 चीज का मतलब मुझे गर्लफ्रेंड मिली। क्या मिली, गर्लफ्रेंड। अब आप कह रहे होंगे सर यहां पर मोनोसैकेराइड में गर्लफ्रेंड कहां से आ गई। अरे भाई, मैं गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ये है C6H12O6, इसको बोलते हैं जी का मतलब होता है ग्लूकोज। क्या होगा, ग्लूकोज। दूसरा है C6H12O6, ये है F को बोलते हैं फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलती है सुक्रोज के जल अपघटन करने पर। और मैंने शॉर्ट में जी बोल दिया, तो क्या गलत बोल दिया। जी का मतलब यहां पर ग्लूकोज, F का मतलब यहां फ्रक्टोज। तो आप कृपया करके दिमाग लगाइए, पढ़ाई में आ जाइए, गर्लफ्रेंड किसी और गर्लफ्रेंड की तरफ मत जाइएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे, चिमचिमाई आंखें ऐसे देख रहे हैं कुछ लोग, तो हमें देखो, यह है मोनोसैकेराइड। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड होती हैं। जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ जाती हैं तो डाइसैकेराइड का निर्माण हो जाता है। पेपर में तुमसे पूछा जा सकता है कि बताओ सुक्रोज कैसी शर्करा है, तो तुम बोलोगे डाइसैकेराइड। कभी कभी डाइसैकेराइड का फॉर्मूला पूछ लिया था, तो फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज का जल अपघटन करोगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपको प्राप्त हो जाएगा। जब आप माल्टोज का जल अपघटन करोगे तो तुम्हें ग्लूकोज और ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। और इन सभी का जो फॉर्मूला है वो इन सभी का फॉर्मूला यही होगा, और इन सभी का फॉर्मूला ये वाला होगा। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं हमारी वीडियो को, कृपया करके A1 सर यूट्यूब चैनल पर आपको बता दें 21,000 से सब्सक्राइब ज्यादा तो हो गए हैं सभी। मेरा टारगेट है 25K का, मतलब 25,000 करने हैं। तो हर एक बच्चा जो भी देख रहा है 2-4 सब्सक्राइब बढ़वाइए, और बढ़वाएं तो वही बच्चे सब्सक्राइब करें जो स्टूडेंट हैं, मतलब कि अपने घर वाला जो मोबाइल है उससे सब्सक्राइब ना करें। ठीक है, और बायोलॉजी वाले बच्चे को तो ये 100% सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर बायोलॉजी की तो बेसिक चीजें बताई जाती हैं, प्लस स्टडी से रिलेटेड टिप्स भी बहुत सारी दी जाती हैं। तो कोई भी बच्चा ऐसा है जो स्टडी टिप्स भी देखना चाहता है, या कोई बच्चा ऐसा है पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्रॉब्लम्स के लिए हमने बना रखा है स्टडी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे देख सकता है। बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो देख सकता है। एक मैंने बना रखा है 0 to टॉपर, वो बना रखा है, उसमें टॉपर टिप्स दे रखी हैं, वो भी देख सकता है। देखो, टॉपर तो कोई भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी बायोलॉजी वाला होगा, मैथ वाला, केमिस्ट्री, सबको अपने हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर चाहिए होता है, तो वो भी बच्चे देख सकते हैं। सब बच्चों के लिए बना रखी है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बढ़ रहा हूं, पॉलीसैकेराइड, वे शर्कराएं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के बहुत अधिक अणु 10 से अधिक देती हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाती हैं। ध्यान रखना, जो पॉलीसैकेराइड होती हैं ये जल में अघुलनशील और स्वादहीन होती हैं। ये मैं बोल रहा हूं, उससे ध्यान रखिएगा।
सेलुलोस, मंड और ग्लाइकोजन, ये इसके क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल। देखो C6H10O5 ब्रैकेट बंद किया, एन का मतलब बहुत सारे अणु हैं मेरे इस वाले के, ये वाले बहुत सारे अणु हैं, ठीक है, सेलुलोज के। NH2O, एन का मतलब नंबर ऑफ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। यहां पर मेरा क्या बना C6H12O6 और यहां पर एन है, मतलब बहुत सारे मुझे ग्लूकोज के अणु मिल गए हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारे ग्लूकोज के अणु आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है पॉलीसेकेराइड, मतलब सेलुलोज का निर्माण हो जाता है। सेलुलोज जो होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है, इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। इस सेलुलोज का निर्माण भी ग्लूकोज से ही होता है। चलो अब मैं आपको सिखाता हूं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है कितना महत्व है। कार्बोहाइड्रेट जो है इसका हम कहां उपयोग करते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भोजन का मुख्य भाग है, इनके पाचन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे ग्लूकोज। आपको बता दें जो भी आप खाना पीना खाते हो उनमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को, हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा देने का काम करता है। आपको बता दें जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, कमजोरी आ जाती है, तो डॉक्टर्स लोग ग्लूकोज की बोतल भी चढ़ाते हैं, ठीक है, जिससे शरीर की सेल्स को एनर्जी मिल सके। शायद पता होगा आप लोगों को, ठीक है। गेहूं मतलब आटा, मतलब कि आलू की सब्जी खाए या केला वगैरह खाए, फल खाए, जूस वगैरह लिया, या रोटियां खाते हैं, या मान लीजिए चॉकलेट वगैरह खाते हैं, तो इन सभी में कार्बोहाइड्रेट है। अब मैं एक चीज दिखाता हूं, हमारे पास भी देखो एक चॉकलेट है, ठीक है। आप मुझे बताओ इसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा या नहीं होगा, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके। आइए, C6H12O6 ये हमारे पास ग्लूकोज है, 6O2 ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेस एंजाइम होगा माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में। जब ये भोजन है, भोजन का जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल देते हैं, H2 बॉडी में बन जाता है। 600 मतलब कि 677 किलो कैलोरी या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। 38 एटीपी ऊर्जा मिल जाती है जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी देने का काम करती है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पेशियों में या यकृत में संचित होता है। ग्लाइकोजन शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का कार्य करता है। आपको बता दें हमारे बॉडी के अंदर जो भोजन स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। एक शब्द यहां पर आया रिवर्स ग्लूकोज, दिख रहा होगा, तो रिवर्स ग्लूकोज किसे कहा जाता है, ग्लाइकोजन को। जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन जो होता है वो बदल जाता है ग्लूकोज में और बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। आगे, पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सभी पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होगी, ध्यान रखिएगा। पेंटोस शर्कराएं न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करती हैं। पेंटोस शर्करा में तुमने देखा था डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए का निर्माण करती है, राइबोस शर्करा आरएनए का निर्माण करती है। और आपको बता दें ये दोनों ही पेंटोस शर्कराएं, क्योंकि इनमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 होती है। आगे एक चीज और बता रहा हूं, इसको मधुरक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। मधुरक आप समझ गए होंगे, मीठी चीजों को बनाने में, ठीक है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, शरबत वगैरह हो गया, उसको बनाने में काम आती हैं। प्लस इसका निर्माण सिरप बनाने में भी करते हैं। तो बहुत से जो छोटे बच्चे होते हैं कड़वी दवाई नहीं खाते, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है ये, ग्लाइकोसाइडिक आवंद। ये बंद है। ग्लाइकोसाइडिक आवंद वह ऑक्सीजन आवंद है जिसके द्वारा दो मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में संयुक्त होकर एक डाइसैकेराइड अणु बनाते हैं, उसे ग्लाइकोसाइडिक बंध कहलाता है। आपको कुछ भी नहीं करना, दो मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में जिस बंध से जुड़ी होती हैं उसी बंध को ग्लाइकोसाइडिक आवंध बोल दिया जाता है, ठीक है। यह बंध बनने के दौरान मोनोसैकेराइड की एक इकाई हेमी एसिटल के साथ तथा दूसरी इकाई अल्कोहल की तरह कार्य करती है और डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड इस आवंध के द्वारा ही बनते हैं। तो जो सुक्रोज होगा ना, सुक्रोज आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होंगे तभी सुक्रोज डाइसैकेराइड का निर्माण हुआ होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अगले नंबर का है इनुलिन। ये डहेलिया के पौधे की जड़ की गांठों से
प्राप्त एक प्रकार का मंड होता है। इनुलिन को तनु अम्ल HCl या H2SO4 के साथ जल अपघटित करने पर फ्रक्टोज प्राप्त होता है। यहां पर देख पा रहे होंगे C6H10O5, ये जो आपको दिख रहा है ये तो इनुलिन है। NH2O या नंबर ऑफ जल के अणु हैं, ये हमारे पास जल अपघटन किया। अम्ल है, अम्ल कौन सा, HCl या H2SO4 अम्ल ले लेंगे, थोड़ा सा हम इसे गर्म कर देंगे तो जो इनुलिन होगा वो बदल जाएगा C6H12O6, ठीक है, ये बदल जाएगा किसमें, फ्रक्टोज में बदल जाएगा। तो इनुलिन से हमें क्या प्राप्त होता है, फ्रक्टोज प्राप्त होता है। बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मैं अभी आपको लैब जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। आइए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तरी, मतलब आपने जो डाइसैकेराइड वाला पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड और इस चैप्टर में इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न आ चुके हैं वो भी मैं सोल्व कराऊंगा। मेरी वीडियो देखने के बाद में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप लाइव देखोगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बोर्ड एग्जाम में आता भी है नहीं आता, तुम खुद बताओगे। 2020 में कौन सा डाइसैकेराइड है, तो ध्यान रखना ग्लूकोज, फ्रक्टोज और जाइलोस ये होते हैं मोनोसैकेराइड, लेकिन जो सुक्रोज होता है डाइसैकेराइड, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों अणुओं से मिलकर बना होगा। मैंने एग्जाम्पल में करा रखा है, चेक करके देख लेना, ठीक है। सबसे मीठी शर्करा है, तो सबसे मीठी शर्करा देखो 2019-2022 में आ चुकी है। सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज जो होती है ये फलों के अंदर पाई जाती है, इसे फलों की शर्करा भी बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिवर्स ग्लूकोज का काम करता है वह कहते हैं, आपको जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि जो ग्लाइकोजन होता है हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होने का काम करता है, हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है। जब शरीर को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो ये ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में बदल जाता है, तो आंसर आएगा ग्लाइकोजन, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। दूध में उपस्थित शर्करा डाइसैकेराइड है, 2022-2019 में आया है। तो दूध में उपस्थित शर्करा होती है लैक्टोज शर्करा। कौन सी शर्करा पाई जाएगी, लैक्टोज शर्करा। जस्ट अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि लैक्टोज शर्करा जो होती है उसके अंदर क्या मिलता है, लैक्टोज शर्करा जो होती है तो दूध में मिलती है, बता रखा है। आगे, निम्न में से कौन सा डीएनए में क्षारक नहीं होता, 2022-2023 बाद में मैं वैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं कि डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं पाया जाता, डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं पाया जाता। यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में मिलता है, ठीक है ना, बता दिया है, बोर्ड एग्जाम 22-23 दोनों में आया है। आइए, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है, तो ध्यान दो, लैक्टोज शर्करा डाइसैकेराइड है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, माल्टोस डाइसैकेराइड है, और जो फ्रक्टोज होता है मोनोसैकेराइड। तो इसका आंसर 2022 में आया है फ्रक्टोज होगा, ठीक है। आगे अभी पढ़ाया था इनुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज व फ्रक्टोज या लैक्टोज। तो इस प्रश्न का आंसर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वीडियो में मैंने इसका आंसर बताया था, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। इनुलिन से जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है, सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अभी आप ये मत सोचिएगा कि खत्म हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। चलो और देखते हैं। अब मैं थोड़ा ये जो चीजें हैं ये थोड़ा कम इंपोर्टेंट है, लेकिन मैं फ्री पढ़ा रहा हूं। ग्लाइकोजन तथा शर्करा में अंतर, तो ग्लाइकोजन जो होगी ये एक पॉलीसैकेराइड है जो प्राणी शरीर में संचित रहता है, मतलब ये हमारे शरीर में इकट्ठा होगा। इसको जंतु स्टार्च भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में स्टोर रहने का काम करता है। यह यकृत, मांसपेशी तथा मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में अपघटित हो जाती है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदल जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्च देखो, स्टार्च मतलब मंड,
मंड एक पॉलीसेकेराइड है जो पौधों में संग्रहित रहता है। मंड एमिलोस तथा एमिलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। एमिलोस जल में विलेय है और मंड का 15 से 20% भाग बनाता है। एमिलोपेक्टिन जल में अविलेय होता है तथा मंड का 80 से 85% भाग बनाता है। जबकि ग्लाइकोजन श्रृंखला में 10 से 14 ग्लूकोज इकाइयां होती हैं, जबकि एमिलोपेक्टिन श्रृंखला में 20 से 25 ग्लूकोज इकाइयां पाई जाती हैं या रखता है। मंड जो होगा स्टार्च आयोडीन के घोल के साथ नीला रंग प्रदर्शित करता है। तो अगर हम स्टार्च के ऊपर आयोडीन विलेन डाल दें तो नीला रंग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप और देख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा 2020 में बोर्ड एग्जाम में आई थी। ठीक है, और ये देख लो 2023 में एक डाइसैकेराइड का नाम तथा अणुसूत्र लिखिए, 2023 में आ चुका है। सुक्रोज डाइसैकेराइड होती है C12H22O11, ये हमारे पास हो जाएगी डाइसैकेराइड। ठीक है, हाँ जी। अब आपको बता दें, एक देखो ये देख पा रहे होंगे 2023, देख लो 2023 मोनोसैकेराइड भी 2023 में पूछा जा चुका है और मोनोसैकेराइड ऑलरेडी अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। प्रत्येक वर्ग के एक एक कार्बोहाइड्रेट का नाम सूत्र बताओ, 20, 17, 16। मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड से आप क्या समझते हैं, पढ़ा दिया है, ये भी कर लोगे। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है 2017 में, ये भी हो जाएगा। शर्करा अशर्कराएं क्या होती हैं बता रखा है मैंने अभी। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 2020 ये कार्बोहाइड्रेट में ऑलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड सब कुछ पढ़ा चुका हूं और तुमको मैंने ये भी दिखा दिया कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आपके फंसते हैं, कैसी लैंग्वेज आएगी, वो सब मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इससे आगे हम आप लोगों को अगला पार्ट जो प्रोटीन वाला है, ये प्रोटीन में अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस पार्ट को देखने के बाद आप दूसरे पार्ट को जरूर देखें, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट पेपर में आ सकता है, इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है प्रोटीन। ये पेपर में नहीं आता है तो प्रोटीन तो 100% पेपर में पूछा जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके रखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। कोई भी समस्या आती है कमेंट करना, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड सी यू।